हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, निश्चित तौर पे अगर किसी देश के इतिहास को देखा जाए तो कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो काले अध्याय के रूप में जुड़ जाते हैं। 2019-20 की बात की जाए तो संपूर्ण विश्व और भारत ने निश्चित तौर पे कोविड की महामारी को देखा और बहुत ज्यादा झेला भी। लेकिन अगर वर्ष 2019-20 की बात की जाए तो यह सिर्फ कोविड तक महदूद नहीं रहता है। हमको 2019-20 में निश्चित तौर पे देशव्यापी CAA NRC विरोध को देखा, दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में दंगों को देखा गया और इस दौरान बहुत सी बातें हुई कि दरअसल इस प्रकार के दंगे क्यों हो रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई साजिश है या ये जानबूझ के किसी पार्टी का, किसी वर्ग का एक प्रोपेगेंडा है। खैर, ये सारी बातें तय करना न्यायालय का काम है। उस दौरान कुछ लोगों को UAPA के तहत जेल में डाल दिया गया। अभी तक ट्रायल्स नहीं हुए हैं। विगत कई दिनों से लगातार न्यूज बनी हुई है कि क्यों गहमा गहमी है, ट्रायल नहीं हो रहे, जमानत जो थी वो नकार दी गई कि नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की बातें, मैं शर्जील की बात करूं, मैं बात करूं उमर खालिद की, तो नाम सेकेंडरी है। प्राइमरी जो चीज है वो ये कि इस प्रकार की घटनाओं में जो UAPA के तहत सजा दी जाती है उसमें जो टर्म यूज किया जाता है आतंकवाद, अभी तक आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा हमारे पास नहीं है। UAPA की जो भाषा है और जो लिखा हुआ है बहुत संकीर्ण है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि आतंकवाद को परिभाषित किया अपने, जहां पे उसने बेल डिनाई किया वहां पे उसने आतंकवाद को परिभाषित भी किया कि आतंकवाद सिर्फ इतना नहीं, उसका दायरा व्यापक है। लेकिन अब जो नई परिभाषा उन्होंने दी है उस परिभाषा के बाद फिर एक बहस कि ये भी बड़ी ही फोकस्ड कॉन्क्रीट परिभाषा नहीं है, इसे और विस्तारित किया जाना चाहिए। खैर, बात क्या है कि आतंकवाद की बदलती परिभाषा UAPA पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप षड्यंत्र कर रहे हो, आप योजना बना रहे हो और इस प्रकार के चीजों का समन्वय कर रहे हो तो भी आप आतंकवाद की परिभाषा के तहत आतंकवादी कहलाओगे। क्या है, 6 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को व्यापक बनाया, स्पष्ट किया कि आतंकवाद केवल अंतिम हिंसक कार्य नहीं बल्कि उसकी योजना, तैयारी और षड्यंत्र भी है ना। जैसे हम लोग पहले कहते थे कि किसी क्राइम को सोचना क्राइम नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आपने सोचा भी है कि इसको आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो भी UAPA के तहत आप आतंकवादी माने जाएंगे और सजा आपको होगी। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हर एंगल पे कि क्या क्या कहा, कहां पे CRPC में क्या बैलेंस दिखता है और आपके UAPA में क्या वहां पे चीजें अलग दिखती हैं, वहां पे क्या चीजें नॉर्मल है, एबनॉर्मल क्या है, यहां पे नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, सब पे हम बात करेंगे और फिर एक कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। UPSC बाय विकास, जब आप ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास नाम से चैनल आएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम भी है, स्कैन करके यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। बातें, मुलाकातें, PDF सब यहीं पे आपको प्राप्त होगा। चलिए बात क्या कर लेते हैं। हुआ क्या था, पृष्ठभूमि क्या। 2020 में हम सब ने दिल्ली में दंगों को भड़कते देखा। बड़ा ही ब्लैक चैप्टर था दिल्ली के इतिहास में और निश्चित तौर पे भारत के इतिहास में ही, जिसको कोई याद नहीं रखना चाहता। लगभग 54 लोगों की कैजुअलिटीज थी जिनकी मृत्यु हुई थी। 1500 के आसपास संपत्तियों को नुकसान हुआ था और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इस हिसाब से क्या हुआ, सामाजिक सद्भाव तो बिगड़ा ही, कुछ और प्रकार की बातें शुरू हो गई जो आजकल लगातार न्यूज में भी चर्चा पे, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है क्या। अब देखिए FIR 59 बनाम क्या कहते हैं 2020, मतलब ये जो 2020 में FIR लॉन्च की गई, हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। UAPA और आतंकवाद की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया कि दंगे सहज नहीं थे, इनको प्लान किया गया था। मतलब ये इनकी समय के साथ एक डिटेल्ड प्लानिंग हुई थी और फिर इनको एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा यह पूर्व नियोजित साजिश है, CAA विरोधी प्रदर्शनों को हिंसा में बदलने की सुनियोजित योजना थी। उद्देश्य क्या था, शासन परिवर्तन, यानी कि रिजीम को चेंज करना, जो सत्ता में दल है उसको पलट देना वहां से। उस समय आपको पता है कि चुनाव भी, जो केंद्रीय स्तर पर चुनाव थे वो भी हुए थे 2019 में, और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अस्थिरता पैदा करना। रणनीति क्या थी, रणनीति के स्थानों पर चक्का जाम करना। आप सबको शाहीन बाग याद होगा, ठीक है, तो सड़कों के नाकेबंदी कर आवश्यक आपूर्ति बाधित करना और आर्थिक अस्थिरता पैदा करना। अब ये जो चक्का जाम शब्द है इसको लेके भी बड़ा ही अप्रोर मचा हुआ है। कुछ लोगों को कहा कि ये तो भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम चक्का जाम कर सकते हैं, अगर हमारा कुछ रोष है, हमारी कुछ बातें, हमारी कुछ मांगे हैं, इस पर भी बात है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, आरोपियों पे इंडियन पीनल कोड उस समय जो IPC था BNS हो गया है। ठीक है, UAPA
लिए आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ जो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके तहत बहुत सारे मुकदमे हुए, उसको भी हमने देखा। बात यहां पे नहीं है, बात वही वापस परिभाषा पे कि किसको कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह बात बहुत ज्यादा चर्चा में है कि आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इस पे भी। यूएपीए की धारा जो 15 है वो आतंकवादी कृत्य क्या है उसको बताती है। क्या है, पहले उसको बात कर लेते हैं। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देना या लोगों में आतंक फैलाना। एकता, अखंडता और जो सुरक्षा है, अगर आप उसको दिक्कत में ला रहे हैं तो ये है। हाँ, किसके द्वारा, अगर बम विस्फोट, आग्नेयास्त्र या किसी अन्य माध्यम से। अब ये जो किसी अन्य माध्यम वाली बात है ना, इस पे चर्चा हो रहा है कि किसी अन्य माध्यम क्या है। आप किसी की कानाफूसी को आतंकवाद में शामिल करेंगे, क्योंकि साधन जैसे बम विस्फोट, आग्नेय समझ में आता है, ठीक है, इवन अलग प्रकार की परियोजना बनाना भी समझ में आता है, लेकिन किसी अन्य साधन को डिफाइन नहीं किया जाना इसके दायरे को बहुत ज्यादा विस्तृत कर देता है। पता नहीं क्या क्या चीज इसमें आ जाएंगी। और परिणाम क्या है कि मृत्यु, चोट, संपत्ति का विनाश या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान। अब इस पे भी आ जाइए। आप सबको पता है कि गली मोहल्लों में, शहरों में आप देखे होंगे किसी की मृत्यु हो जाने पे पूरा मोहल्ला चक्का जाम कर देता है, तो क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में आ जाएगा? क्योंकि इसमें लिखा है कि समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान। ये एक ऐसी बात है जिन पे चर्चा की जानी चाहिए, या अगर चर्चाओं को रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद आके इनको भी बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत व्यापक करना है तो बोलो कि हमने व्यापक जानबूझ के रखा है, अदरवाइज थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह कि आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों का परिभाषाओं को क्लियर करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर आप इसका देखिए कि मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता आया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा और बेटर होकर, डिफिनेटिव होकर बताना होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, यही बात बताया कि जमानत का चक्र क्या कहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना इसको, ठीक है। यूएपीए की धारा 43D जो है ये कड़े प्रावधान की बात करता है। क्या है? स्टैंडर्ड लॉ सीआरपीसी में क्या कहता है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद, ठीक है। ये अभियोजन पक्ष पे इसका भार होता है, अभियोजन पक्ष पे। अब यहां पे क्या है यूएपीए में कि जमानत अपवाद है, जेल नियम है आरोपी पे, ठीक है, कि यहां पे अभियोजन पक्ष पे है, यहां पे आरोपी को सिद्ध करना होगा कि भाई आप कैसे बचाओ, ट्रायल हो ही नहीं रहा, उस सिद्ध कहां से कर पाएगा, बता कहां से पाएगा, ठीक है। अदालत को यह देखना होता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य यानी कि प्रामा फेसाई ट्रू है या नहीं, यदि हां तो जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये एक जो इम्बैलेंस है कि स्टैंडर्ड लॉ क्या कहता है और यूएपीए क्या कहता है। और निश्चित तौर पर यूएपीए एक गंभीर एक्ट है, गंभीर अधिनियम है, उसको इतने हल्के में या सीआरपीसी के पहले तो नहीं भी रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक साम्य ऐसा है जहां पे उस अधिनियम के द्वारा हमारे लोकतंत्र की छवि भी दिखे, इस पे बात बहुत ज्यादा हो रही है ना। चलिए निर्णय का सार क्या है, आतंकवादी कृत्य का व्यापक व्याख्या क्या कि धारा 15 को केवल पारंपरिक हिंसा के तरीकों तक सीमित करना, इसके दायरे को अनुचित रूप से संकीर्ण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि जो नॉर्मल तरीके हैं, हम मानव जाति, भारत और संपूर्ण विश्व उससे बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। आजकल एआई आ चुका है, डीप फेक, इस प्रकार की 50,000 चीजें आ चुकी हैं जिनके द्वारा आतंकवाद फैलाया जा सकता है। तो कुछ 10-12 परिभाषाओं तक सीमित करना, 10-12 शब्दों तक सीमित करना इज नॉट ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अंतिम क्रिया तक सीमित नहीं, आतंकवाद केवल बम विस्फोट या गोलीबारी नहीं, आतंकवाद किसी के मन में जहर भर देना भी है ना, जिसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना। योजना तैयारी भी शामिल, षड्यंत्र, समन्वय और रणनीतिक निर्देश भी आतंकवादी गतिविधि है। किसी अन्य माध्यम से का मतलब क्या कि संसद ने जानबूझकर व्यापक भाषा का उपयोग किया, इसमें रणनीतिक चक्का जाम जैसे गैर परंपरागत तरीकों भी शामिल हैं जो आवश्यक आपूर्ति बाधित कर सकते हैं। और इसी बात पे इनकी थोड़ी सी क्वेश्चनेयर हो रहा है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसको क्यों शामिल किया है ना। परिणाम पे जोर क्या, केवल हथियार नहीं बल्कि कार्य की योजना, इरादा और प्रभाव भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें इसकी, तो ठीक है। चलिए निर्णय का सार 2 क्या है कि भागीदारी का पदानुक्रम। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को एक समान मानना नहीं है। जैसे किसी ने डायरेक्टली कोई सपोर्ट कर दिया, किसी ने सिर्फ प्लानिंग की, किसी ने जाके एग्जीक्यूट किया, तो इनका जो क्राइम का स्तर है वो अलग अलग है ना। तो उमर खालिद के साथ समन्वय समितियों पर नियंत्रण चक्का जाम की योजना बनाई। शर्जील ने वैचारिक नेतृत्व भड़काऊ भाषण दिया, तो इनको प्रधान षड्यंत्रकारी मारा। सहायक भूमिका में जो थे गुलफिशा, फातिमा, मीरान, हैदर, शिफा और रहमान आदि। स्थानीय स्तर पे इन्होंने समन्वय किया था, बैठकों में भागीदारी की, तो इनकी जमानत दे दी, इनकी जमानत अस्वीकृत कर दी। और बवाल इन दोनों पे ही हो रहा है। आप सबने निश्चित तौर पर सोशल मीडिया देखा ही होगा, बात देखी होगी, ठीक है।
चलिए, मूल दुविधा क्या है? विरोध का अधिकार बनाम आतंकवाद। बचाव पक्ष उनका तर्क क्या है कि चक्का जाम वैध लोकतांत्रिक विरोध का एक तरीका है, फिर क्यों उस पर अपरोध हो रही है? यह सीएए के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उस समय तो कोई हिंसा नहीं हुई थी, ये इनका कहना है बचाव पक्ष का। अभियोजन पक्ष का तर्क क्या है कि यह आवश्यक सेवाओं को बाधित करने और नागरिक जीवन को अस्थिर करने के इरादे से एक रणनीतिक नाकेबंदी थी, और इसको उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस परिभाषा में भी शामिल कर दिया कि चक्का जाम भी शामिल होगा उसमें। ठीक है, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के साथ समयबद्ध किया गया था। तो इनका यह कहना है कि जानबूझ के जब हमारे यहां पे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कोशिश की गई कि इस बहाने से भारत की छवि गिराई जाए और जो भारत के गेस्ट हैं उन पे हमला किया जाए, ये इन्होंने अभियोजन पक्ष ने रखा। न्यायालय ने क्या निष्कर्ष निकाला कि केवल असुविधा पैदा करना अपराध नहीं है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लक्षित करने वाला एक रणनीतिक समन्वित प्रयास आतंकवादी कृत्य हो सकता है। लॉन्ग टर्म कुछ इंपैक्ट इसके निकल के आए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कोशिश ये की कि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए। शॉर्ट टर्म में नॉर्मल सा विरोध दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में अस्थिरता पैदा कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो निर्णय के दूरगामी प्रभाव की बात की तो सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन। सकारात्मक पक्ष क्या है? कानून को आधुनिक आतंकवाद के नए तरीकों, साइबर हमले, आर्थिक तोड़फोड़ से निपटने में सक्षम बनाता है। अभी मैंने बात की इसकी। राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दायरे को मान्यता देता है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो 10-12 पुराने समीकरण थे वही आतंकवाद के लिए काम नहीं करते, नए जमाने के साथ नए समीकरण बन रहे हैं। चिंताएं क्या है? वैध विरोध और राजनीतिक असहमति को आतंकवाद बताने की संभावना है। कोई चक्का जाम कर रहा है, विरोध कर रहा है, पता चला कि कल को नॉर्मल धरना प्रदर्शन को जो दिल्ली में तमाम मैदानों में होते हैं, रामलीला मैदान पे होते हैं, उसको आतंकवाद बोल दिया जाए, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 पे संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि उसमें भी जब आप 19(2) को देखते हैं तो वो भी कुछ लॉजिकल कारण देता है वहां पे, है ना, कि ये कारण होंगे तभी होंगे। ठीक है, रैशनल है उनके पीछे का, ये तो थोड़ा सा रैशनल लगता है कई बार। कानून के दुरुपयोग की गंभीर आशंका भी बनी हुई है यहां पे, है ना। चलिए, विश्लेषण यूएपीए पे अगर देखा जाए तो आलोचकों का तर्क क्या है कि किसी अन्य माध्यम से जो मैंने बताया वो वाक्यांश अस्पष्ट है। दुरुपयोग की संभावना, सरकार विरोध को दबाने के लिए दुरुपयोग कर सकती है। ठीक है, जमानत की कड़ी शर्तें हैं जो अभी मैंने बताया कि भाई जो व्यक्ति है उसको फॉलो, मतलब जिस पे आरोप है वो साबित करे, वो जेल में कैसे साबित करेगा। औसत यूएपीए मामले में 5 से ज्यादा वर्ष के बिना सुनवाई के निकल जाते हैं। दोनों के केस में लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई है। कम दोष सिद्धि, 2014 से 2020 के बीच में 10,552 गिरफ्तारियों के बावजूद दोष सिद्धि दर बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं यहां पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि कहीं हम मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में यूज तो नहीं हो रहा है। अगर दोष सिद्धि नहीं हो पा रही तो यूएपीए का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, समर्थकों के तर्क क्या है कि आधुनिक खतरों से निपटने के लिए आवश्यक है। ठीक है, एफएटीएफ यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जैसी संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप है और अदालतें संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए न्यायिक समीक्षा भी इसमें हो सकती है, ऐसा जो समर्थक है उनका तर्क है, यूएपीए के समर्थक जो है उनका तर्क है। ठीक है, चलिए आगे की राह क्या है कि हमें आतंकवादी कृत्य की स्पष्ट परिभाषा और दिशा निर्देश और क्लियर कट तरीके से न सिर्फ कोर्ट को बल्कि पार्लियामेंट को भी बताने होंगे, है ना। त्वरित सुनवाई, हाँ ये बहुत जरूरी है। देखो, चाहे हुसैनारा खातून की केस की बात की जाए या इस प्रकार के सभी केसों की सुनवाई त्वरित हो। कई बार हमने देखा कि इवन नॉर्मल केसेस में जिनकी सजा 2 साल थी, 3 साल थी, लोग 14-14 साल जेल में रहे क्योंकि सुनवाई नहीं पूरी हो पाई। इस पर काम करना होगा। कानून के क्रियान्वयन की स्वतंत्र निगरानी करनी होगी। कानून के दुरुपयोग साबित होने पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और सुनवाई शुरू करने के लिए एक उचित समय सीमा तय कर निर्धारण किया जाए, ताकि जिसे कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चीजें नकारात्मक ना जाए इस पर। ठीक है, मील का पत्थर क्यों कहा जाएगा, मंजिल नहीं। यह भारत के आतंकवाद विरोधी कानून के ढांचे में महत्वपूर्ण मोड़ है, जो क्या दर्शाता है, परिभाषित जो किया उसकी बात हो रही है। क्या है परिभाषा? विकसित हो रही है आतंकवाद केवल बम और बंदूकें नहीं बल्कि रणनीतिक योजना और आर्थिक व्यवधान भी है। याद है कई बार हमारे जो ग्रिड्स से उनको फील कर दिया जाता, एक जो बिजली के ग्रिड्स से उन पर हमला किया गया था, उन सबको शामिल किया जाएगा उसमें। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना एक सतत चुनौती है। अदालतें व्यक्तिगत मूल्यांकन के माध्यम से संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं, न्यायपालिका एक सक्रिय भूमिका है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये मामला लोकतंत्र, कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच उस नाजुक संतुलन का प्रतीक है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए सदैव प्रासंगिक रहेगा। और यह बस अनवरत जारी है और ये जारी रहेगी निश्चित तौर पर, जितना हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि आतंकवाद की विस्तारित परिभाषा क्या है, लेकिन उस पर कुछ संभावित प्रश्न भी उठ रहे हैं जो निश्चित तौर पर उनका उत्तर सुप्रीम कोर्ट को या एटलीस्ट पार्लियामेंट को आगे आके देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की अगर अस्पष्ट परिभाषाएं रहेंगी या अगर प्रश्न उठ रहे हैं लगातार और तार्किक प्रश्न और उनके उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र पर प्रश्न उठ सकता है। इस पे सरकारों को और निश्चित तौर पे जो न्यायालय है उनको भी देखना होगा। ठीक है, चलिए स्टडी आईक्यू में जो नए साल की एक्सटेंडेड सेल चल रही थी वो चल रही है, 8 जनवरी तक की सेल चलेगी। और 7 जनवरी को जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे 2 नए बैचेस 2026 के लिए और 2027 के लिए, जो 2027 और 2028 के लिए जो हमारे बैचेस
बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। 50% का आपको फुल डिस्काउंट मिलेगा। जो कोड फ्लैश हो रहा है विकास लाइव, उसका प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बताता चलूं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं। द गुड थिंग इज कि सो मेनी गुड फीचर्स, बीट SIP, MRP, IGP, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स टू दीज कोर्सेज। आप इससे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ, 8 जनवरी के रात 12 बजे के बाद ये आपको 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगली अगर बात की जाए तो सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के साथ। कामायनी का एक वीडियो आज आपको सुबह दोपहर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो सेक्शन में जाके, वहां पे मैंने कामायनी की पूरी कहानी को जिक्र किया हुआ है। अगेन विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो विल गेट 50% डिस्काउंट। मैं हिंदी लिटरेचर बैचेस में ही पढ़ाता हूं, वहां पे आपसे मुलाकात बात होगी। बाकी अगर आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो ऑफिशियल विकास डालेंगे सर्च बॉक्स पे तो UPSC बाय विकास आएगा, वहां से जुड़ जाइए। स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, स्कैन करके इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बातें, मुलाकातें, डिस्कशन यहीं पे होगा, यहीं पे मिलते हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या जो संभावित प्रश्न है उनके उत्तर दिए जाने चाहिए, और अगर दिए जाने चाहिए तो सही तरीका क्या है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।